हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, अब ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि दोनों आपके साथ साथ कंप्लीट हों। ठीक है, इससे पहले भी मैंने फिजिक्स के कई वीडियो बना रखे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना क्या है। देखिए, दैट्स इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के प्रतिरोध, ठीक है, जो उसका रेसिस्टेंस होता है का मान उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई व अनुप्रस्थ काट के रूप में लिखिए। यानी कि यहां पर आपको रिलेशन लिखना है किसके किसके बीच में, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, लंबाई व जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ, इसका जो एरिया होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होगा R और इसकी जो प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं रो। ठीक है, तो इन चारों में आपको संबंध लिखना है, यानी कि इनका फॉर्मूला लिखना है जो इन चारों में रिलेशन को दिखाता हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध, ये आपके तीसरे चैप्टर विद्युत धारा का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिरोध R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है रो इंटू L अपान A। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, जब मैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा रहा था। देखिए, इसी फॉर्मूले को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, रो इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या होगा, देखिए R का ये से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा R इंटू A अपान, ठीक है, ये यल नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है, इसे ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला है ये रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है किसी पदार्थ के प्रतिरोध R, प्रतिरोधकता रो, उसके पदार्थ के क्षेत्रफल A और उसकी लंबाई L में। ठीक है, तो यही रिलेशन होगा और यही फॉर्मूला है जो इन चारों के बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहां पर पहले आप ये जानिए कि ये आखिर है क्या, जैसे रो क्या है, L क्या है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और देखिए एक एक को हम लिखते हैं। यहां पर रो क्या है, रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश भी आप लोग साथ में पढ़ते हुए चलिएगा क्योंकि आगे इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को ही हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहां पर R क्या है, प्रतिरोध है, L क्या है, जो चालक की लंबाई है, ठीक है, A क्या है, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, या पदार्थ का क्षेत्रफल। तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला। कोई भी पूछेगा या इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको आसानी से लगा देंगे। अगर आपको प्रतिरोध दिया गया है, चालक की लंबाई, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर प्रतिरोध भी पूछता है, ये तीनों वैल्यूज दी गई है, तब भी आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेशन भी पूछा जा सकता है और आपसे न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपको करना क्या है, सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और थर्ड चैप्टर का ये। ठीक है, इसमें हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए दिए गए परिपथ में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए बिंदु ये है, ये आपका बिंदु B है, इन दोनों के बीच में आपको प्रतिरोध निकालना है क्योंकि इस परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 3 ओम के। देखिए ये एक 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। ठीक है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब आपको इनकी तुल्य धारिता निकालनी है A और B के बीच। तो सबसे पहले आपको इस
चित्र में ये जानना होगा कि इसमें कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। तो देखिए इसमें श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बिंदु आ गया है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बिंदु है, तो ये बीच में एक एक प्रतिरोध लगे हुए हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में नहीं है, ठीक है। इसको हम एक तरह से इसी चित्र को और बना सकते हैं। देखिए चलिए आगे बनाते हैं, यहीं पर बना देता हूं मैं। इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ऐसे प्रतिरोध को कर देंगे, ठीक है, तीनों प्रतिरोध को हम ऐसे कर देंगे, एक साइड में जोड़ देंगे, थर्ड वाला कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए एक आपका हो जाएगा बिंदु ए और एक आपका हो जाएगा बिंदु बी। अब देखिए जो प्रतिरोध इसमें तीनों समांतर क्रम में है, ठीक है, यानी कि ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसकी वैल्यू 3 ओम हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 3 ओम हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 3 ओम हो जाएगी, ठीक है। अब तीनों प्रतिरोध हमारे जुड़े हैं। यही चित्र यहाँ पर भी मैंने बनाया है, इसको थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया गया, इसको आपको एकदम सिंपल मैंने बताया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए इसको हम मान लेते हैं R1 फर्स्ट प्रतिरोध, इसको R2 मान लेते हैं एंड दैट्स R3, ठीक है। तो तीनों प्रतिरोध हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दूसरे पेज में चलते हैं, तो यहां पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चित्र आपको समझ में आ गया। यहां पर पहले प्रतिरोध को हम R1 मानेंगे, इसकी वैल्यू 3 ओम है, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध को हम R2 मानेंगे, इसकी वैल्यू भी 3 ओम है, एंड द थर्ड वन इज R3 और इसकी वैल्यू भी 3 ओम है। अब तीनों समांतर क्रम में है तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 R2 व R3, ठीक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, यानी कि ये पैरेलल में तीनों जुड़े हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। अगर यहाँ पर R4 भी होता तो हम 1 करके R4 भी लिख सकते थे, ठीक है। R5 है तो R5 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये समझना है कि 1 के पदों में ये रहेगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, R = R1 + R2 + R3, ठीक है। अब इसी पर वैल्यू रख देंगे, हमें तुल्य प्रतिरोध R निकालना है। यहाँ पर R क्या है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। R1 की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए सबका 3 है, तो 3 + 1/3 प्लस 1/3। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1/R = देखिए हर अगर बराबर है 3 3 3 तो ऊपर के आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। तो 3/3 ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 1/R = हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ से हम R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, R = हमारा आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर तीनों प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में है, उनकी वैल्यू 3 3 ओम है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे ही आपको लगाना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा आ चुका है, जो बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता होगी, ठीक है, इसके और इसके बीच वो होगी 1 ओम, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रीजन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है, किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा। यानी कि कोई भी चालक है, मान लीजिए ये इतना बड़ा चालक है, ठीक है, ये आपका है मान लीजिए 1 मीटर का, ठीक है, 1 मीटर का। अब हमने क्या किया, इसी चालक की लंबाई मैंने आधी कर दी, ठीक है, आधी कर दी, लगभग 0.5 मीटर। तो क्या इसकी चालकता भी चेंज होगी? नो। देखिए यहाँ पर जो लंबाई है वो चालकता पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, चालकता लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आपका 1 मीटर का चालक था तो उसकी चालकता जितनी थी उतना ही 0.5 मीटर का ही होगा, ठीक है। तो किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा, तो चालकता अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चालक की चालकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है।
किसी भी चालक की चालकता उसकी लेंथ यानी कि लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो अगर 1 मीटर का तार है, उसकी लंबाई हम 0.5 मीटर कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी जो है, उसकी चालकता जो होती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो दैट्स अ थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका है अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल है, नाम से ये स्पष्ट है, अनओमीय जो ओम के नियम का पालन ना करे, ठीक है। यहां पर मां कर दीजिएगा, अनओमीय प्रतिरोध। तो देखिए वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम का नियम क्या था, मैंने आपको बताया था V = IR, ठीक है। V = IR यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये आपका था V = IR। अब देखिए क्या है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करता उन्हें हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है। यानी कि जो विद्युत बल्ब हम यूज करते हैं अपने घरों में, उसका जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, ठीक है, उसमें हम वो जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। या हम एक और लिख सकते हैं डायोड वाल्व। इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डायोड वाल्व, डायोड वाल्व, ठीक है, या डायोड बल्ब, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम्पल थे, ठीक है। डायोड बल्ब भी आप लिख सकते हैं। तो वाल्व को हम कर देंगे बल्ब, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि अनओमीय प्रतिरोध क्या है। तो सिंपल है, वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करता उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, नाम से ही एकदम क्लियर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आपका विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है डायोड वाल्व होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल होगा। ओम का नियम है V = IR, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अनओमीय प्रतिरोध के 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि जो अनओमीय प्रतिरोध होता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसका आपको 2 एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, या आप हिंदी में लिख सकते हैं उदाहरण, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एक आपका होता है ट्रायोड वाल्व, ट्रायोड, ठीक है, ट्रायोड वाल्व, और एक होता है जो टार्च का बल्ब होता है, ठीक है, टार्च का बल्ब। ये दोनों एग्जाम्पल है अनओमीय प्रतिरोध के, ठीक है। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रायोड वाल्व एंड टार्च का बल्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर, यहाँ पर जा लिख दीजिएगा, कितने जूल के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो ये जो है ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखिए 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा लगभग 3.6 यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है। तो हम लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा इक्वल टू आपका होगा जूल में 3.6 × 10⁶ यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल,
ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटे में इतना जूल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, दूसरा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में भी ये वैल्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, देखिए तार को मोड़ने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, ये आपका कोई तार है, अब ये आपका सीधा सीधा तार है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा वो तो होगा ही। अब अगर इसी तार को हम ऐसे करके मोड़ दें, ठीक है, इसी तार को हम मोड़ दें तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और तार जो है ये चालक का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो प्रतिरोध यहाँ है वही प्रतिरोध यहाँ पर भी रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाहन चाल कम होती है और गति का जड़त्व भी कम होता है, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, मैंने आपको अनुगमन वेग पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो एक निश्चित वेग से गति करते हैं, उसी को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तार को मोड़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाहन चाल कम होती है और गति का जो जड़त्व होता है वो भी कम होता है। ठीक है, इस कारण मुड़ी हुई तार अवस्था में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते रहते हैं। यानी कि अगर तार सीधा सीधा है तब भी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, अगर इसी तार को हम मोड़ दें तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह उसी तरह होगा। तो इसके प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तार को चाहे जितना मोड़ दें। ठीक है, तो ये सिंपल सा था कि तार को मोड़ने पर उसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाहन वेग जो होती है वो कम होती है। ठीक है, जो अपवाह वेग होता है या अनुगमन वेग होता है वो कम होता है और गति का जड़त्व भी कम होता है। इसी कारण मुड़ी हुई अवस्था में जब ये तार हमने मोड़ दिया तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते रहते हैं, इसीलिए यहां पर इसके प्रतिरोध पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स 7 नंबर एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, ये सब रीजंस आपके 2-2 नंबर 1-1 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था टॉप 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले हमने 7 नंबर क्वेश्चन को देखा, 6 देखा कि किलोवाट घंटा क्या है, अनवमीय प्रतिरोध, अनवमीय प्रतिरोध होता क्या है, किसी चालक की लंबाई और उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे टोटल 7 क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी बताया। आई होप कि आपको 7 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।